अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम फखर में खुश आमदीद। सियासत के सुल्तान जनाब आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरों ने इमरान खान की नींदें उड़ा दी हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि जनाब इमरान खान साहब की कांपें टांग गई हैं तो इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये खौफ का अमली इजहार सामने आया है और इमरान खान साहब की तरफ से ये हदायत दी गई है अपने मुशीर दाखिला यानी साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को कि पाए जरदारी साहब का कुछ करो, इनके पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए और इनको फौरी तौर पर सूबा बदल करके पंजाब की हदूद से बाहर निकाला जाए। क्योंकि अगर ये बंदा यहाँ पर रह गया तो फिर जनाब हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये बात इमरान खान साहब की तरफ से ऑफिशियली उनकी अपनी जमात की तरफ से ये बात सामने आई है और फवाद चौधरी साहब ने एक टीवी टॉक शो के अंदर इस बात का इजहार किया है बरमला और उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना वो बोरियों में भरकर नोट लेके आ रहे हैं और यहाँ पर नोटों की बारिश कर दी है। यहाँ पर उन्होंने 5-5 करोड़ रुपए में हमारे MPs को ख़रीदा जा रहा है और एक मरतबा फिर अपनी ही जमात की ख़वातीन अरकान असम्बली पर इमरान खान साहब की जमात की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उनको ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। ये हर मरतबा इमरान खान साहब की ये जो तान है आकर ख़वातीन पर क्यों टूटती है, ये बात यकीनी तौर पर जो है वो समझ से बाहर है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की बात किसी हद तक समझ में आती है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब के लाहौर में डेरे, यहाँ पर आकर पोलिटिकल हलचल, यहाँ पर आकर पोलिटिकल गेम को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देना, इमरान खान साहब के सारे मंसूबे को खाक में मिला देना, इसकी सज़ा तो कम से कम यही बनती है कि आसिफ अली जरदारी साहब को वो और कुछ तो कर नहीं सकते, उनको सूबा बदर ही कर दिया जाए। लेकिन इसके लिए भी उन्हें आखिरकार चौधरी परवेज़ इलाही साहब से इजाज़त लेना पड़ेगी और ये एक ऐसा मरहला है जो यकीनी तौर पर वो सर करने के लायक नहीं है। अगर आप देखें जब से इमरान खान साहब ये सियासी तौर पर जिसे हम कह सकते हैं बेआसरा हुए हैं, उनके सर से साए ख़त्म हुए हैं, वो जो दस्ते शफ़क़त और जो फैज़ जहाँ जहाँ से वो हासिल कर रहे थे वो सब उनसे दूर हुए हैं। तो इमरान खान साहब की ये जो उलझने हैं ये तो समझ में आती हैं और यही वजह है कि कभी आसिफ अली जरदारी साहब निशाना बनते हैं तो कभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब निशाना बनते हैं। ये बात सामने आती है कि जनाब दौरे अमेरिका के दौरान बिलावल भुट्टो साहब ने शराब पीकर गुल गुबाड़ा किया, हंगामा किया और वो एक क्लब के अंदर पाए गए और उसके नतीजे में ये जो शोर शराबा किया उन्होंने शराब पी के मुबैना तौर पर, उसके नतीजे में उनको 2 दिन तक जो अमेरिकन पुलिस है उसने हिरासत में रखा। और इस बात का इजहार चौधरी गुलाम हुसैन साहब के जो है वो ट्विटर अकाउंट के जरिए आता। मुझे नहीं पता कि उनका ये ट्विटर अकाउंट ऑफिशियल है, जाली है, असल है, फेक है, इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि वो उनके जरिए ये ट्वीट सामने आया और फिर ये बात इतनी ज़्यादा गर्दिश की गई, ये इतनी ज़्यादा जो है ट्विटर के ऊपर फैलाई गई, सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई गई कि लोग वो जो कच्चे ज़हन के बच्चे हैं ना जनाब, जो मैंने आपको बताया था कि वो रैशनल थिंकिंग नहीं करते, वो ये बात सोचने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते कि सोशल मीडिया पर जो चीज़ लगाई गई है वो सच है या झूठ, अंधाधुंध पीछे पड़ते हैं। और यही वजह है कि इमरान खान साहब की ये जो मकबूलियत का बबल है उसके पीछे भी यही अंधाधुंध तकलीद है, क्योंकि जिस दिन इन बच्चों ने हकीकी मानों में इस बात का इदराक कर लिया कि यार ये हमारे साथ खेल खेला जा रहा है, हमें झूठ की तरफ राग़ब किया जा रहा है, हमें दिखाया कुछ जा रहा है, हकीकत में मामला कुछ और है, तो फिर इसका नतीजा यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि आज दफ्तर खारजा की तर्जुमान को भी मीडिया पर आकर इस बात की वजाहत करनी पड़ी कि जनाब सारा कुछ झूठ है, बिलावल साहब ना किसी क्लब में गए, ना उन्होंने शराब पी, ना उन्होंने गुलगपाड़ा किया, ना ही उनको अमेरिकन पुलिस ने 2 दिन तक अपनी तहवील में रखा, बल्कि ये 2 दिन तक बिलावल साहब जो हैं वो मुख्तलिफ अमरीकी हुकाम, जिनमें अमेरिकी फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन भी थे, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। लिहाजा ये सारे का सारा झूठ है। अब ये चूँकि कारोबारी झूठ का बन चुका है। देखें आसिफ अली जरदारी साहब से ख़तरा है, बात समझ में आती है कि आसिफ अली जरदारी साहब इमरान खान को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना गिट्टो गोडियों उन्होंने रखा दिया। इमरान खान साहब का जो सबसे बड़ा मंसूबा था पंजाब के तख्त को उल्टाना, यहाँ की असम्बली को डिज़ोल्व करना और उसके बाद KPK की असम्बली को डिज़ोल्व करते हुए आगे बढ़ना और मुल्क को एक सियासी बहरान की तरफ लेके जाना, आसिफ अली जरदारी साहब ने उनके सामने बंद बांधा। और इसलिए इमरान खान साहब की तरफ से या उनकी जमात की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया जाना कि जनाब उनको सूबा बदर कर दिया जाए, बात समझ में आती है। लेकिन बिलावल भुट्टो पर अटैक या बिलावल भुट्टो को टारगेट करना या शेख रशीद की तरफ से वो जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक मरतबा फिर बिलावल साहब को बिल्लो रानी या मेकअप करके फिरना और इस किस्म की बातें करना, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उनके पास आसिफ अली जरदारी साहब को दबाव में लाने के लिए या उनकी
پیش قدمی کو روکنے کے لیے کوئی اور چارہ کار نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو عمران خان صاحب کی بیہودہ آڈیوز سامنے آئی ہیں ان کا توڑ کوئی نہیں تھا، تو اس کے لیے اسی جھوٹ کو پھیلانا مقصود تھا۔ اسی طریقے سے یہ جو غبار اڑا ہوا ہے اس کو بٹھانا مقصود تھا، تاکہ عمران خان صاحب جو اپنی جعلی صداقت اور امانت کا تمغے ثاقب نثار کی طرف سے اپنے سینے پر سجائے پھر رہے ہیں اس کا کوئی تدارک کیا جائے۔ اس کے علاوہ ان تمام باتوں کے پیچھے کوئی اور صداقت موجود نہیں۔ اگر کوئی صداقت موجود ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا جو کل ایک انکشاف کیا ہے سینئر جرنلسٹ حامد میر صاحب نے ہم نیوز کے ٹاک شو میں محترمہ مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ، اور اس ٹاک شو میں اس بات کا انکشاف حامد میر صاحب نے کیا ہے کہ جناب وہ جو آڈیوز یا جو ویڈیوز جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ ویڈیوز انہوں نے دیکھی ہیں، اور ان ویڈیوز کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کے اندر وہ خاصی حد تک قابل اعتراض تھیں، بلکہ اس ٹاک شو کے اندر حامد میر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جناب وہ ویڈیوز اتنی بیہودہ تھیں کہ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے کہا نہیں یار یہ ویڈیوز جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتی، اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو آڈیوز یا ویڈیوز ہیں ان کو اگر کوئی بندہ جھوٹا کہہ رہا ہے تو اس بات میں بھی صداقت نہیں ہے، اور یہ جو تمام چیزیں چل رہی ہیں اس کا الٹیمیٹلی نقصان عمران خان صاحب کو ہوگا، اور فیوچر کے اندر عمران خان کا لفظ ایک گالی بن کر سامنے آئے گا، اور عمران خان صاحب کا جو حتمی ٹھکانہ ہے وہ زمان پارک نہیں ہے، وہ بنی گالا نہیں ہے، وہ سی ایم ہاؤس پشاور نہیں ہے، بلکہ اڈیالہ ہو سکتا ہے یا کوٹ لکھپت ہو سکتا ہے۔ یہ انہوں نے اس ٹاک شو کے اندر کہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلد ایک بہت بڑی شخصیت جیل جانے والی ہے، اور لہا محلہ اس وقت جو بڑی شخصیت ہے جو جیل جا سکتی ہے وہ عمران خان صاحب کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ملک کے اندر ہر طرح کا جو ایک بحران ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، وہ کمی نہیں آ رہی۔ دوسری جانب اگر تخت پنجاب کی لڑائی کو دیکھیں تو یہ لڑائی بھی ابھی رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے اسمبلی کی تحلیل کا، وہ اعلان اپنے عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس اسمبلی کی تحلیل کو روکنے کے لیے تحریک عدم اعتماد کا ووٹ، بے شمار اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، اور اس سینیریو میں عمران خان صاحب کے پاس جو آپشنز ہیں وہ بہت زیادہ محدود ہے، اور اسی لیے وہ گورنر ہاؤس کے سامنے جلسہ کرنے جا رہے ہیں، وہاں پر تقریر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلایا ہوا ہے، جس وقت یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت نہ صرف صوبائی کابینہ کا اجلاس جاری ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی زیر صدارت، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی ہے اس کا اجلاس بھی 90 شاہراہ کے اوپر بلایا گیا ہے، جہاں پر عمران خان صاحب وہاں پر بھی خطاب کریں گے، وہاں پر بھی خطاب کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اب خطاب ہی کھیلیں گے، ان کے پاس دوسرے آپشنز اب محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سینیریو میں رانا ثناء اللہ صاحب نے لاہور کے اندر میڈیا ٹاک کی ہے، اور اس وقت بھی گورنر ہاؤس کے اندر ایک اجلاس جاری ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اب آئینی طور پر جو ہے پرویز الہی صاحب وہ چیف منسٹر نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے آئینی تقاضا پورا نہیں کیا، اور اب الیکشن کب ہونا ہے، نئے چیف منسٹر کا جو انتخاب کب ہونا ہے، اس کے شیڈول کا اعلان بھی گورنر پنجاب یعنی بلیغ الرحمان صاحب کریں گے، اور بلکہ ملک محمد احمد خان صاحب کا یہ کہنا ہے، جو پرائم منسٹر کے معاون خصوصی بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی نہیں کرتے تو وہ آئین سے انحراف کے مرتکب ہوں گے۔ یعنی خود مسلم لیگ نون کی طرف سے اس بات کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو گورنر صاحب نے ابھی تک جو نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی صاحب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے حوالے سے، تو کوئی اضطرابی کیفیت ہے جو مسلم لیگ نون کے رینکس اینڈ فائلز کے اندر پائی جا رہی ہے۔ ادروائز ملک احمد خان صاحب جو نواز شریف صاحب کے بھی بہت قریب ہیں، اور خاص طور پر شہباز شریف صاحب کے تو بہت ہی زیادہ قریب ہیں، ان کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہ آتی کہ جناب ایک آئینی تقاضا تھا، وہ آئینی تقاضا پورا نہیں ہوا، وہ آئینی تقاضا پورا ہونے کے لیے بھی اب 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ اب بھی اگر نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا پرویز الہی صاحب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا، تو یہ عمل آئین سے انحراف ہے، اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اب وہ بھی ڈرا رہے ہیں گورنر صاحب کو آرٹیکل 6 لگانے پر، یہاں پر پی ٹی آئی والے بھی ڈرا رہے ہیں گورنر صاحب کو کہ جناب آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا اگر آپ نے یہ جو ہے چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کیا، یہ جو ہے
चीफ मिनिस्टर की तर्जुमान मुसर्रत चीमा साहिबा, उन्होंने भी ये बात की है। फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी ये बात सामने आई है कि जनाब ये डी नोटिफाई किया गया तो फिर आर्टिकल 6 लगाएंगे हम बलीगुर रहमान साहब पर। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो बयानियाँ या ये जो बयानबाजी की जंग है ये आगे बढ़ती हुई चली जा रही है, ये रुकने का नाम नहीं ले रही। अलबत्ता इसी प्रेस टॉक के अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने से जब सवाल पूछा गया इमरान खान साहब की ऑडियोज़ के हवाले से, तो उनका ये कहना था कि ऑडियो भी दुरुस्त है, बल्कि ऑडियो के अंदर जो कुछ बातें की जा रही हैं इसके अमली सबूत वीडियो के अंदर भी मौजूद है। यानी जो वो कह रहे हैं ऑडियोज़ के अंदर, वो वीडियोज़ के अंदर वो सब काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब का कहना है। इसका मतलब ये है कि ये जो सिचुएशन है इस वक्त, ये जिसे हम कह सकते हैं कि इस वक्त अपनी एक्सट्रीम पर पहुंची हुई है। कोई भी फरीक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और एक दूसरे को दबाने की जो मुहिम है या एक दूसरे को दबाव में लाने के लिए हर एक हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। अदरवाइज़ अगर ऐसा ना होता तो आसिफ अली जरदारी साहब के लिए ये बयानियाँ बनाने की ज़रूरत पेश ना आती कि जनाब भाई जदो लाहौर आंदा है, यहाँ पर आकर अब वो कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर देता है। मसलन फवाद चौधरी साहब ने, जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया, वो ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब कोयटा जाते हैं हमारे दौरे हुकूमत में, तो कोयटा जाने के बाद जो है वो बलूचिस्तान की हुकूमत बदली जाती है और सरदार कमाल की जगह पर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। फिर वो पंजाब आते हैं, यहाँ पर आके भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और यहाँ पर आकर जो अच्छी खासी हुकूमत चल रही होती है वो तहबाला होकर रह जाती है और उसके बाद अभी तक जो सिचुएशन है वो काबू में नहीं आती। और इस हवाले से एक जो बेहतरीन तबसरा मेरी नज़र से गुजरा है वो इसहाक खाकवानी साहब का है और उन्होंने जो रऊफ़ क्लासरा साहब का शो है GTV पर, उसके अंदर उन्होंने ये इंकशाफ किया और मेरा ये ख्याल है कि इससे बेहतर या इससे ज़्यादा इमरान खान साहब को छेड़ने वाला और कोई वो नहीं हो सकता तबसरा। उनका ये कहना था कि जिस वक्त से इमरान खान ने बनी गाला में उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा लिया है, वो गरीब की हाय लग गई है इमरान खान को, उस गरीब की हाय लग गई है इमरान खान को, क्योंकि उसके बाद से लेकर अब तक पंजाब में कोई हुकूमत ना कायम हो सकी है और ना ही काम कर सकी है। उस्मान बुज़दार को हटाकर यहाँ पर जो है हमज़ा शहबाज साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। हमज़ा शहबाज साहब को हटे हैं तो परवेज़ इलाही साहब आ गए हैं, अब परवेज़ इलाही साहब फिर हटे हैं और उस्मान बुज़दार साहब अपने घर में सोफ़े के ऊपर बैठकर टांग पे टांग रखते हुए कॉफ़ी पीते हुए कह रहे हैं कि हुण इमरान खान दस जो है हुन आरामी मुझे हटाने के बाद आपको कोई पल चैन का मिला है। बड़ा ज़बरदस्त तबसरा है, क्योंकि हकीकी सूरत हाल भी यही है कि उस्मान बुज़दार को हटाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा है इमरान खान साहब को, क्योंकि वो ख़ुद भी इक़्तिदार में नहीं रहे। क्योंकि जिस वक्त उन्होंने इस्तीफ़ा लिया था बनी गाला में, जब उन्होंने मुन्नस और चौधरी परवेज़ इलाही को बुलाया था, तो उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आला थे। उन्होंने उसी वक्त जो है उस्मान बुज़दार साहब से इस्तीफ़ा लिया, उस्मान बुज़दार साहब घर चले गए, इमरान खान साहब को भी घर जाना पड़ा। अब उस्मान बुज़दार भी घर है और इमरान खान साहब भी घर हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब कभी ईवान वज़ीर आला में होते हैं, कभी ईवान वज़ीर आला से बाहर होते हैं। वो भी अभी इसी तगोदौ में हैं, उनकी भी आनियाँ जानियाँ हैं, कभी अंदर कभी बाहर, लेकिन कोई भी जो अमल है वो हतमी नतीजे तक नहीं पहुँचा। अब आसिफ अली जरदारी साहब को पंजाब से निकालना यकीनी तौर पर एक ऐसी जो है तफरीक की बुनियाद बनेगा कि उसके बाद फिर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होगी, क्योंकि उसके नतीजे में इमरान खान के सिंध दाखिले पर पाबंदी लग जाएगी, असद उमर के सिंध दाखिले पर पाबंदी लग सकती है, फवाद चौधरी के सिंध दाखिले पर पाबंदी लग सकती है। तो इस सिचुएशन के अंदर जब हम पॉलिटिशियंस को सिर्फ इस वजह से सूबे बदर करेंगे कि जनाब इनकी वजह से हमारी हुकूमतों को ख़तरा लाहक हो गया है, तो ये रविश यकीनी तौर पर काबिल मज़म्मत है और इसको हर एक लेवल पर रोका जाना चाहिए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।